हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 1857 की स्टोरी सीरीज के 5वें एपिसोड में। ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि इंग्लिश इंपीरियलिस्ट फोर्स के हिंदुस्तान में पांव जमाने के सिलसिले में प्लासी और बक्सर की लड़ाई माइलस्टोन्स हैं। जैसा कि हमने एपिसोड 2 में देखा, मुगलिया हिंदुस्तान कई छोटी छोटी रियासतों में बढ़ चुका था। हकीकत तो ये है कि जिस आसानी से अंग्रेज़ों ने बंगाल की ताकतवर सेना को और बाद में अवध और शाह आलम की संयुक्त सेना को हराया, उससे उन रियासतों में अंग्रेज़ों का खौफ फैल गया। ये रजवाड़े अपनी पड़ोसी रियासतों के हमलों से भी डरते थे। जैसे हैदराबाद के निज़ाम मराठाओं से डरते, या जयपुर के राजपूत भरतपुर के जाटों से भिड़ जाते, तो कभी मराठाओं से भिड़ जाते। विडंबना ये है कि इन भारतीय रजवाड़ों के जहन में इंग्लिश एडवांस हथियारों और आर्मी ट्रेनिंग का दबदबा इतना बैठ गया था कि सब छोटी बड़ी रियासतों को लगने लगा था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रेड एग्रीमेंट्स करके उनकी एक्सपर्ट्स की मदद से वो अपनी सीमाओं की बेहतर हिफाजत कर सकेंगे। इस डर का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा उठाया जब उन्होंने एक पॉलिटिकल नीति अपनाई जिसको इतिहास में सब्सिडरी अलायंस के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये सब्सिडरी अलायंस है क्या? आसान शब्दों में समझाएं तो इस योजना के तहत इंग्लिश कंपनी अपने सब्सिडरी रजवाड़ों को ये वचन देती थी कि पड़ोसी राज्यों के हमलों के दौरान कंपनी की सेना उनकी सहायता करेगी और राजा को अपनी राजगद्दी बचाए रखने के एवज में अपने राज्य में तैनात अंग्रेज सेना के एडवांस वेपन्स एंड ट्रेंड ट्रूप्स का खर्चा उठाना होता था। खर्चा उठाने के लिए उसी राज्य का एक प्रोपोर्शनेट हिस्सा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चला जाता और उस हिस्से के एग्रीकल्चरल और ट्रेड रेवेन्यूज़ की मालिक कंपनी बन जाती थी। इतना ही नहीं, बिना कंपनी परमिशन के सब्सिडरी रजवाड़े दूसरे राज्यों से किसी भी तरह का डायरेक्ट समझौता या रिश्ता कायम नहीं कर सकते थे। तो नतीजा ये कि कहने को तो राजा आज़ाद था, लेकिन मिलिट्री पावर अंग्रेज़ों के हाथ में थी, जिसे कंपनी जब चाहे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती थी। इस पॉलिसी की मदद से अंग्रेज़ों ने न सिर्फ सब्सिडरी अलायंस के तहत आने वाले राज्यों को अपने कब्जे में किया, बल्कि उन राज्यों को हराने में और उनकी सत्ता हथियाने में भी कामयाब रहे जिन्होंने कंपनी की अलायंसेस और ट्रीटीज़ का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल था 18वीं सदी के अंत में दक्षिण भारत में खेला गया एक राजनीतिक दांव। हैदराबाद के निज़ाम को 1770 के दशक में उनके पड़ोसी राज्य मैसूर के सुल्तान हैदर अली की बढ़ती हुकूमत से डर लगने लगा था। हैदर अली कंपनी के इरादों को सही तरीके से भांप चुका था। उसने तुरंत ही अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए निज़ाम और मराठाओं के साथ एक गठबंधन बनाया। इस गठबंधन की शुरुआती सफलताओं के बाद 1781 आते आते इंग्लिश कंपनी का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स निज़ाम और मराठाओं को आकर्षक रियायतों का लालच देकर गठबंधन तोड़ने में कामयाब रहा। मैसूर अकेला रह गया। अंग्रेज़ अपनी फूट डालो और राज करो नीति का बखूबी इस्तेमाल कर रहे थे। 1790 में जब हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने मालाबार से लेकर कर्नाटक कोस्ट तक अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब निज़ाम को टीपू का डर और ज़्यादा सताने लगा। मौका देखकर इंग्लिश कंपनी के नए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सले ने 1798 में हैदराबाद के निज़ाम को सब्सिडरी अलायंस के जाल में फंसा लिया। अगले ही साल टीपू सुल्तान को हराने में निज़ाम की फौज कंपनी के बहुत काम आई। टीपू की चौथी मैसूर एंग्लो वॉर में हार हुई और वो रणभूमि में ही मारा गया। शायद इस कंपनी और निज़ाम अलायंस के बगैर अंग्रेजी फौज टीपू सुल्तान को हरा पाने में कामयाब ना हो पाती, क्योंकि वो सिर्फ एक बेहतरीन आर्मी कमांडर ही नहीं था, बल्कि उसके पास अंग्रेज़ों से बेहतर वॉर टेक्निक्स भी थी। इन टेक्निक्स में सबसे अहम और दिलचस्प थे दुनिया में पहली बार जंग में इस्तेमाल किए गए वॉर रॉकेट्स। जी हाँ, वॉर रॉकेट्स। मैसूर की फौज दुनिया की पहली फौज थी जिसने वॉर रॉकेट्स का इस्तेमाल किया और उसी जंग से अंग्रेज़ों के हाथ आए हज़ारों रॉकेट। इसी वजह से 1801 में ब्रिटेन में शुरू हुआ मिलिट्री रॉकेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस रिसर्च में बने कॉन्ग्रेव रॉकेट्स ने आने वाले दिनों में अमेरिका और फ्रांस के खिलाफ लड़े गए युद्धों में ब्रिटिश आर्मी की खासी मदद की। है ना दिलचस्प और मज़ेदार बात? आने वाले दिनों में लॉर्ड वेल्सले ने सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी का बेहद आक्रामक तरह से इस्तेमाल किया और 1799 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तंजौर, फिर सूरत और 1801 में कर्नाटक पर काबू पा लिया। मराठा, जो देश की आखिरी बड़ी राजनीतिक शक्ति रह गए थे, वो भी एकजुट नहीं रह पाए। अंग्रेज़ों ने वहाँ भी अपना राजनीतिक दांव खेला।
और भोसले और उसके मिनिस्टर्स पेशवा और 3 मुख्य मराठा राज परिवारों गायकवाड़, होलकर और सिंधिया में फूट डालने में कामयाब रहे। नतीजतन अंग्रेज कंपनी मराठा शासित राज्यों, जिनमें मुगल बादशाह शाह आलम की बची कुची दिल्ली की हुकूमत भी शामिल थी, उन पर अंग्रेज धीरे धीरे काबिज होते गए और आखिरकार 1820 आते आते मराठा भी सत्ता से बाहर कर दिए गए। जब 1770 से 1820 के 50 सालों में अलग अलग राजाओं की फौजें अंग्रेज कंपनी के साथ या तो लड़ाई लड़ रही थीं या समझौता कर रही थीं, सवाल ये है कि उस दौरान आम आदमी क्या कर रहा था, क्या हालात थे हमारे आंतरिक प्रणाली के, हमारे आर्थिक प्रणाली के। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड तक।